एक गांव में कुंदन नाम का एक लड़का रहता था। कुंदन बहुत गरीब था और जब वो केवल 17 बरस का था, उसके माँ बाप की मृत्यु हो गई थी। आज तक कुंदन ने सिर्फ दुख ही झेले थे और उसकी जिंदगी में सब कुछ उल्टा ही होता रहता था। उसके पिता के मरने के बाद गांव में एक धम्मू सेठ ने कुंदन से कहा, कुंदन के बच्चे, तेरे पिता ने मुझसे बहुत सा कर्ज लिया था। अब वो तो मुझे कर्ज वापस किए बिना ही ऊपर चला गया। तू बता, मुझे कैसे पैसे वापस लौटाएगा? सेठ जी, आप तो जानते हैं मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं किस तरह आपको धन लौटा पाऊंगा? ले देकर बस मेरे पास एक झोपड़ी है जिसमें मैं रहता हूँ। उस झोपड़ी का मैं क्या करूं? अगर पैसे नहीं है तो तुझे उम्र भर मेरे खेतों में मजदूरी करनी पड़ेगी। अरे तभी कर्ज चुकेगा और मैं इसके तुझे पैसे भी नहीं दूंगा। कुंदन नादान था, इस वजह से वो धम्मू सेठ की बात आसानी से मान जाता है। ठीक है सेठ जी, अगर ऐसा करने से कर्जा माफ हो जाएगा तो मुझे मंजूर है। फिर क्या था, कुंदन धम्मू सेठ के खेतों में मजदूरी करने लगता है। दिन भर वहाँ मजदूरी करने के बाद धम्मू सेठ कुंदन को सिर्फ रात का खाना ही देता था और वो भी सिर्फ 2 सूखी रोटियां। ये ले, इसे खाकर सो जा और कल सुबह जल्दी उठकर फिर से काम पर लग जाना। सुबह पैर पसार कर सोते मत दिखाई देना, वरना तेरी खैर नहीं। जी सेठ जी। यही नहीं, धम्मू सेठ कुंदन को खूब मारता पीटता भी था, जैसे वो कोई जानवर हो। लेकिन हालातों के आगे कुंदन भी मजबूर था। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और कुंदन 25 वर्ष का हो जाता है। एक दिन सुबह सुबह कुंदन को उठने में जरा देरी हो जाती है, तो वो जल्दी से धम्मू सेठ के खेतों की तरफ भागता है। अरे बाप रे, उठने में बड़ी देर हो गई। जल्दी से खेत पहुंचता हूँ, वरना सेठ जी बहुत गुस्सा करेंगे। जैसे ही कुंदन खेत में पहुंचता है, वो देखता है कि धम्मू सेठ लाठी लिए गुस्से में उसका इंतजार कर रहे थे। उन्हें ऐसे देखकर कुंदन बहुत घबरा जाता है। सेठ जी, माफ कर दीजिए सेठ जी, उठने में जरा देर हो गई, आइंदा कभी नहीं होगा। अच्छा, माफ कर दूं? अरे एक बार माफ करूंगा ना तो तू बार बार यही गलती दोहराएगा। सजा तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए। तू क्या चाहता है? तू घर में आराम करे और मैं खेतों में काम करूं? रुक, अभी बताता हूं तुझे। इतना कहकर सेठ कुंदन को बेरहमी से पीटने लगता है। वैसे तो कुंदन हमेशा सेठ जी की मार खा लेता था, क्योंकि उसे लगता था कि सेठ जी के अलावा उसके इस दुनिया में कोई है भी नहीं। लेकिन आज कुंदन सेठ जी को जवाब देते हुए कहता है, बस करिए सेठ जी, कितना पीटेंगे? रात में आप ही ने मुझसे खेतों में देर तक काम करवाया, इसीलिए तो मुझे घर लौटने में देरी हुई थी और इसी वजह से मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाया। तो भला इसमें मेरी क्या गलती है? सेठ जी कुंदन का ऐसा जवाब सुनकर बौखला जाते हैं। ओ, तो तू क्या चाहता है कुंदन? गलती किसकी है? हाँ, मेरी? अरे तू तो अपने माँ बाप को भी खा गया और अब मेरे टुकड़ों पे पलकर मुझसे ही जबान लड़ाता है। जा निकल जा मेरे खेतों से। जब भूखे मरेगा तब आएगा मेरे पास ही लौटकर। सेठ की ऐसी कड़वी बातें सुनकर कुंदन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। वो खेत छोड़कर सीधा गांव के बाहर की तरफ भागने लगता है। उसे भी नहीं पता था कि वो कहाँ भाग रहा है, मगर कुंदन सिर्फ उस गांव से दूर जाना चाहता था जिसने उसका सब कुछ उससे छीन लिया था। अब कभी वापस नहीं लौट कर आऊंगा, चाहे जैसे मुझे अपना गुजारा करना पड़े। ये सब सोचते हुए भूखा प्यासा कुंदन एक जंगल के पास पहुंचता है और वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है।
लेकिन तभी उसे झाड़ियों के पास से कुछ आवाज सुनाई देती है। अरे, ये आवाज कैसी? कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं? हे ऊपर वाले, अगर ऐसा हुआ तब तो ये मेरा अंत है। जैसे ही कुंदन झाड़ियों के पास जाता है, वो देखता है कि झोपड़ियों के पीछे एक हिरन था। कुंदन हिरन को प्यार से सहलाते हुए कहता है, ओह, तो वो तुम थे। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था दोस्त। हिरन कुंदन के साथ कुछ देर खेलता है और फिर उछलता कूदता हुआ भाग जाता है। लेकिन तभी कुंदन की नजर सामने एक पेड़ के नीचे बैठे साधु पर पड़ती है। साधु बैठकर तप कर रहे थे। कुंदन को ऐसे झाड़ियों के पास खड़ा देखकर साधु मुस्कुरा देते हैं और प्यार से उससे कहते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आओ, मेरे पास आओ। कुंदन साधु के बुलाने पर उसके पास जाता है। क्या बात है बेटा, बड़ा परेशान लग रहे हो? हाँ बाबा, परेशान तो हूँ। जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा। भूख प्यास और थकान से शरीर भी व्याकुल है। अच्छा, तो सबसे पहले तुम उस झोपड़ी के अंदर जाओ। वहां कुछ फल रखे होंगे, उन्हें उठाकर लाओ। कुंदन साधु की बात मान लेता है और झोपड़ी के अंदर कुछ फल उठा लाता है। साधु उसमें से कुछ फल लेकर बाकी फल कुंदन को दे देते हैं। ये कुछ फल मेरे पास रहने दो और बाकी के फल तुम खा लो। लगता है सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया। कुंदन को ये सुनकर बड़ी प्रसन्नता होती है। धन्यवाद बाबा। आपको कैसे पता चला कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था? मैंने तो बस इतना बताया था कि मैं अभी भूखा था। बस यूं ही समझ लो कि मुझे ऊपर वाले ने बताया है। अच्छा, जरा अपना हाथ लाना तू। कुंदन साधु की बात सुनकर कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन फिर भी वो अपना एक हाथ साधु की तरफ बढ़ा देता है। कुंदन का हाथ साधु बड़े ध्यान से पढ़ने लगते हैं। वाह, ऐसी लकीरें तो मैंने आज तक सिर्फ राजा महाराजाओं के हाथ में देखी है बेटा। तुम तो बहुत तकदीर वाले हो। कुंदन को साधु की बात पर हंसी आ जाती है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं साधु महाराज? आपकी बातों से तो मुझे ऐसा लग रहा है आप मेरा हाथ देखने का सिर्फ नाटक कर रहे हैं और आपको लकीर पढ़ना आता ही नहीं। कुंदन की बात पे साधु मुस्कुरा देते हैं। क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? मैंने आज तक अपना जीवन गरीबी में बिताया है बाबा। मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। जीवन भर उस सेठ ने मुझे मारा पीटा। अरे मेरी जैसी किस्मत तो किसी की ना हो। और आप कहते हैं मेरी लकीर महाराजाओं जैसी है और मैं बहुत तकदीर वाला हूँ। ये सब सुनकर साधु महाराज फिर से मुस्कुरा देते हैं। बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हें जल्द ही मेरी बातों पर यकीन हो जाएगा। मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ से पश्चिम दिशा की तरफ जाना चाहिए और ये फल अपने साथ ले जाओ, रास्ते में तुम्हारे काम आएंगे। फिर क्या था, कुंदन साधु के दिए फल लेकर पश्चिम दिशा की तरफ चलने लगता है। शाम होते होते जंगल का रास्ता खत्म हो जाता है और कुंदन को एक गांव दिखाई देता है। गांव देखकर कुंदन को बड़ी खुशी होती है। आखिरकार गांव आ गया। अब मुझे कम से कम जंगली जानवरों के बीच जंगल में नहीं सोना पड़ेगा। कितना डरावना जंगल था वो। लेकिन अब मुझे रहने के लिए कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी।
गांव में इधर उधर किसी काम और जगह की तलाश में भटकने लगता है कि तभी उसे हीरा लाल नाम के एक आदमी की मिठाई की दुकान नजर आती है। हीरा लाल एक बूढ़ा आदमी था और सभी ग्राहकों से बड़े प्यार से बात कर रहा था। कुंदन को देखकर वो उससे कहता है, अरे क्या हुआ बेटा, कौन सी मिठाई चाहिए तुम्हें? तुम यहाँ की तो लगते नहीं हो। जी वो नहीं नहीं, मैं इस गांव का नहीं हूँ और मुझे कोई मिठाई नहीं चाहिए। क्या मुझे आपकी दुकान में अभी कुछ काम मिलेगा? बदले में आप बस मुझे आज रात गुजारने के लिए जगह दे दीजिए। अच्छा ठीक है, तुम ये सब मिठाई के खाली डब्बे संभालने में मेरी मदद कर दो। मैंने मेरे निकम्मे बेटे अनुज को कितना बुलाया, वो मेरी मदद करने आया ही नहीं। लेकिन अच्छा हुआ तुम आ गए। आओ बेटा आओ। कुंदन बड़े मन से हीरालाल की मदद करने लगता है। हीरालाल को भी कुंदन से बात करके बड़ा अच्छा लग रहा था। रात होते ही हीरालाल कुंदन को अपने घर ले जाता है, जहाँ पर सिर्फ हीरालाल और उसका बेटा अनुज अकेले रहते थे। अनुज की माँ का बहुत पहले ही देहांत हो गया था। अरे पिताजी, ये किस भिखारी को उठा कर ले आए आप? तमीज से बात करो अनुज, ये कुंदन है। आज रात ये यही रुकेगा। इसने आज मेरी बहुत मदद की है। और तुम क्यों नहीं आए थे दुकान पे? आज कितना काम था? अरे ओ पिताजी, मैं थोड़ा व्यस्त था। हाँ, सब जानता हूँ तो कितना व्यस्त रहा होगा। अरे अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल गया होगा। खैर ये सब छोड़ो, मैं जल्दी से खाना बना देता हूँ। नहीं नहीं, आप रहने दीजिए, खाना मैं बना दूंगा। आपने मुझे यहाँ रुकने को दिया है, वही बहुत है। वाकई में तुम खाना बना दोगे? हाँ हाँ जरूर, और देखना आपको मेरे हाथ का खाना ना बहुत पसंद आएगा। फिर कुंदन हीरालाल और उसके बेटे अनुज के लिए स्वादिष्ट खाना बना देता है। वाह, क्या खुशबू आ रही है। आओ कुंदन, तुम भी बैठो, हम सब साथ में बैठकर खाते हैं। क्या मैं आपके साथ? हाँ, और क्या, आओ आओ। कुंदन जब ये देखता है कि हीरालाल उससे इतने प्यार से बात कर रहा था तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उन्हें गले लगा लेता है। क्या हुआ बेटा, ऐसे भावुक क्यों हो रहा है? बहुत अरसे के बाद किसी ने मुझसे ऐसे प्यार से बात की है, इसलिए मन थोड़ा भावुक हो गया। चलिए अब सब साथ में भोजन करते हैं। इसके बाद वो सब साथ में बैठकर भोजन करते हैं। अगले दिन सुबह सुबह कुंदन जल्दी उठ जाता है और सबके लिए नाश्ता भी बना देता है। आज उसे बड़ा अच्छा लग रहा था और ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो ये उसकी जिंदगी की एक नई शुरुआत हो। सेठ जी उठ जाइए, मैंने आपके लिए नाश्ता बना दिया है और अनुज सेठ को भी उठा दीजिए। क्या खुशबू है चाय की, वाह। अरे तूने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया कुंदन। अरे ऐसे तो सिर्फ मेरी पत्नी ही मुझे नाश्ता बनाकर खिलाया करती थी, तूने तो मुझे उसकी याद दिला दी। और हाँ, ये क्या सेठ सेठ लगा रखा है? हाँ, एक काम कर, तू मुझे चाचा कहकर बुलाया कर। हीरालाल की ये बात सुनकर कुंदन को बहुत अच्छा लगता है। वो खुशी से कहता है, ठीक है हीरा चाचा। अरे अनुज, अरे उठ जा, देख कुंदन ने कितना अच्छा नाश्ता बनाया है। खुशबू से सारा घर महक उठा है। हीरालाल के कहने पर अनुज उठ जाता है। तीनों नाश्ता करने बैठे ही थे कि उन्हें बाहर से ढोल बजने की आवाज सुनाई देती है। अरे ये कैसी आवाज है चाचा? अरे बेटा,
लगता है महल के सैनिक गांव वालों के लिए कोई संदेशा लाए हैं। वो इसी तरह ढोल बजाकर सबको बुलाते हैं। चलो हम भी चलकर देखते हैं। हीरालाल और कुंदन बाहर जाकर देखते हैं तो वाकई महाराज के महल के कुछ सैनिक जो जोर जोर से ढोल बजाकर सबको बुला रहे थे। जब सब गांव वाले वहां इकट्ठा हो जाते हैं तो एक सैनिक बोलता है, सुनो गांव वालों, राजकुमारी मैना अपने विवाह के लिए उचित वर ढूंढ रही हैं। जो भी गांव वाला उनकी एक खतरनाक शर्त पूरी करेगा, महाराज उसका विवाह राजकुमारी मैना से करवा देंगे और राज्य भी उसी को सौंप दिया जाएगा। आप में से जो भी राजकुमारी मैना की शर्त को पूरा करना चाहते हैं, वो कल सुबह महल में पहुंच जाइएगा। सैनिक की ऐसी बात सुनकर गांव वालों में तो अफरा तफरी ही फैल जाती है। कई नौजवान राजकुमार बनने की लालच में राजकुमारी की शर्त पूरी करने का फैसला कर लेते हैं, जबकि उन्हें ये तक नहीं पता था कि राजकुमारी की शर्त थी क्या। बताओ, सभी लोग अब राजकुमारी की शर्त को पूरा करने का सपना देख रहे हैं। न जाने वो कौन खुशनसीब होगा जिसकी तकदीर बदल जाएगी। जब हीरालाल ये सब सुनता है तो वो भी अपने बेटे से कहता है, ए अनुज, अरे क्यों न तू कल महल में जाकर एक बार अपनी किस्मत आजमा ले। हालांकि बहुत मुश्किल है, पर क्या पता राजकुमारी तुझे पसंद ही कर ले। अरे ठीक है पिताजी, मैं कल चला जाऊंगा। अरे क्या मालूम राजकुमारी मुझे देखने ही शर्त वर्त भूल जाए और मुझसे विवाह करने को तैयार हो जाए। उनका मुझ जैसे नौजवान पर फिदा हो जाना कोई बड़ी बात तो नहीं है ना। खाली पुलाव पकाना तो कोई तुमसे सीखे बेटा। असल जीवन में बिना कठिन परिश्रम के हमें कुछ नहीं मिलता। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा चाचा। मैंने भी जीवन में यही सीखा है। हाँ तो कुंदन, तुम भी इसके साथ कल महल चले जाना। क्या पता तुम्हारा भी भाग्य चमक जाए या फिर तुम्हें वहाँ कोई नौकरी ही मिल जाए। चाचा, मुझे अपनी किस्मत पर तो बिल्कुल भरोसा नहीं है। कहाँ राजकुमारी और कहाँ मैं। लेकिन हाँ, शायद मुझे वहाँ कोई नौकरी जरूर मिल जाए। अगले दिन कुंदन अनुज के साथ महल जाने के लिए निकल जाता है। वो देखता है कि गांव के कई लोग महल की तरफ जा रहे थे, क्योंकि सबके मन में राजकुमारी से विवाह करने का लालच था। देख रहे हो कुंदन भाई, कितनी भीड़ महल की तरफ तेजी के साथ चली जा रही है। हर एक आदमी के मन में बस राजकुमारी को पा लेने का ख्वाब है। हाँ, देखो कि किसकी किस्मत चमकेगी आज। थोड़ा चलने के बाद सभी गांव वाले महल की सभा में पहुंच जाते हैं। वहां पर महाराज महारानी अपनी बेटी यानी राजकुमारी मैना के साथ बैठे हुए थे। जैसे ही सभी गांव वाले और साथ साथ दूसरे राज्य के कई लोग वहां उपस्थित हो जाते हैं, राजकुमारी कहती है, आप सभी मेरी बात ध्यान से सुनिए। जैसा कि मैंने कहा था, मेरी एक शर्त है और उसे जो भी पूरा करेगा मैं उससे ही विवाह करूंगी। तो क्या आप सब मेरी शर्त पूरी करने के लिए तैयार हैं? उतने में ही एक दूसरे राज्य का राजकुमार कहता है, हाँ राजकुमारी जी, हम सब तैयार हैं। आप सब ने हमारे महल के पालतू शेर के बारे में तो सुना ही होगा। वो इस पूरे राज्य तो क्या, आसपास के सभी राज्यों में सबसे खूंखार है। आप में से जो भी मुझसे विवाह करना चाहता है, उसे हमारे शेर से लड़ना होगा और उसे हराना होगा। लेकिन ध्यान रहे, उसे एक खरोच तक नहीं लगनी चाहिए। आपको उसे इस तरह से हराना है और अपने बस में करना है जिससे वो खुद ब खुद आपके सामने अपने घुटनों पर बैठ जाए। जैसे ही सभा में उपस्थित सभी लोग राजकुमारी की ऐसी शर्त सुनते हैं,
आधी सभा तो अपने आप ही खाली हो जाती है। कई गांव वाले और राजकुमार तो अपने घर वापस लौट जाते हैं। अनुज भी डर के मारे वापस लौटने लगता है, लेकिन कुंदन उसे रोक लेता है। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आपको एक बार कोशिश तो करनी चाहिए ना। जरूर, राजकुमारी ने ऐसी शर्त इसलिए रखी है क्योंकि इसके पीछे कुछ राज है। अरे मैं पागल थोड़ी हूँ जो जानबूझ करके शेर के पिंजरे में कूद जाऊंगा। कुंदन और अनुज भीड़ में काफी पीछे खड़े थे, इसलिए उन्हें राजकुमारी ठीक से दिखाई तक नहीं दे रही थी। लेकिन जैसे ही सभा खाली होने लगती है, कुंदन को राजकुमारी मैना दिखाई देती है। वो इतनी खूबसूरत थी कि कुंदन उन्हें देखते ही मोहित हो जाता है। लेकिन अनुज उसका हाथ छुड़ाकर बाकी लोगों के साथ बाहर चला जाता है। अब सभा में कुछ गिने चुने लोग ही रह गए थे। देखा अपने पिताजी, आधे से ज्यादा लोग तो मेरी शर्त सुनते ही भाग गए, और अब ये जो बचे हैं ये शेर को देखकर भाग जाएंगे। बेटी, तुमने रखी भी तो ऐसी ही शर्त है। लगता है तुम्हें विवाह करना ही नहीं है। लेकिन चलो, हम इन्हें शेर के पिंजरे के पास ले चलते हैं। क्या पता इनमें से कोई तुम्हारा होने वाला राजकुमार हो। ये नामुमकिन है पिताजी, ऐसा कोई वीर आज तक इस धरती पर जन्मा ही नहीं है। जो लोग बचे थे उन्हें लेकर सैनिक महल के बगीचे में ले आते हैं। वहीं पर एक बड़ा सा पिंजरा रखा हुआ था, जिसके अंदर एक शेर कैद था। इतना बड़ा शेर देखकर कुछ लोगों की तो सिट्टी बिट्टी गुम हो जाती है, मगर कुंदन की नजर तो राजकुमारी से हट ही नहीं रही थी। मेरे पास अब खोने को है ही क्या। वैसे भी मेरी पूरी जिंदगी इतनी खराब बीती, कौन ही मेरा घर पर इंतजार कर रहा होगा। इसलिए मैं एक बार ये शर्त पूरी करने की कोशिश जरूर करूंगा। क्या पता मेरा भाग्य सचमुच में चमक जाए। जैसे ही लोगों के सामने शेर आता है, जो बचे कुचे राजकुमार और गांव वाले भी थे वो भी भाग जाते हैं। अब सिर्फ कुंदन ही अकेला बच गया था। कुंदन को अभी भी वहाँ खड़ा देखकर राजकुमारी जी चौंक जाती हैं। अरे, तुम गए नहीं? लगता है कि तुम्हें अपने जीवन से कोई खास लगाव नहीं है। नहीं राजकुमारी जी, मुझे इस शेर से एक बार लड़ना है और आपकी शर्त पूरी करनी है। और जहाँ तक रही जीवन की बात, तो मेरे जीवन में वाकई में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए मुझे जीने की बहुत चाहत हो। क्या? वाकई में? ठीक है, फिर जाओ उस शेर के पिंजरे में और आजमा लो अपनी तकदीर को। कुछ सैनिक जल्दी से पिंजरा खोल देते हैं और कुंदन अंदर चला जाता है। अंदर शेर गुस्से में कुंदन को देखकर दहाड़ रहा था। कुंदन पहले तो उसे देखकर डर जाता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं खोता। शायद राजकुमारी की वो शर्त पूरी करने के लिए मुझे इससे लड़ने की जरूरत नहीं है। मैं इसे शांत कराकर भी तो घुटने के बल ला सकता हूँ। तभी कुंदन देखता है कि शेर के पैरों में तो चोट लगी हुई थी और वहाँ से खून भी बह रहा था, इसलिए शेर और ज्यादा गुस्से में था। ये देखकर कुंदन सब कुछ समझ जाता है। चोट? मगर अभी तक तो किसी ने शेर से लड़ाई भी नहीं की है। इसका मतलब ये कोई पालतू शेर नहीं है, बल्कि जंगली शेर है। इसे पकड़कर हाल में ही यहाँ लाया गया है। मुझे इसे शांत कर देना चाहिए। तभी शेर गुस्से में कुंदन के ऊपर झपट्टा मारता है, लेकिन कुंदन वहां से हट जाता है और शेर को ऊपर से दबोच लेता है। इसके बाद कुंदन शेर को सहलाने लगता है। शांत हो जाओ मेरे दोस्त, अभी सब ठीक हो जाएगा। मैं और तुम बिल्कुल एक ही जैसे हैं। मुझे अपना समझकर शांत हो जाओ। शेर कुंदन को अपने ऊपर से गिरा देता है और फिर से उस पर झपट्टा मार देता है।
लेकिन इस बार भी कुंदन शेर की पकड़ से बच जाता है और वो शेर को पीछे से पकड़कर सहलाने लगता है। कुंदन के ऐसा करने से शेर वाकई में शांत होने लगता है। शांत हो जाओ मेरे दोस्त, शांत हो जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार के पास वापस ले जाऊंगा, उसी जंगल में जहां तुम रहते थे। बस तुम एक बार शांत होकर मेरी बात को समझो। कुंदन की ये बात सुनकर शेर सचमुच शांत हो जाता है और घुटनों के बल बैठ जाता है, जैसे मानो वो कुंदन की बात समझ गया हो और उसे भी अपने घर वापस जाना हो। कुंदन अपने कुर्ते का थोड़ा सा कपड़ा फाड़ता है और उसे शेर की चोट पर लगा देता है। ये नजारा देखकर राजकुमारी और महाराज दोनों ही हैरान थे। बेटी, इस लड़के ने तो तुम्हारी शर्त वाकई में पूरी कर दी। अब तुम क्या कहना चाहोगी? हाँ पिताजी, क्योंकि वो सिर्फ हिम्मत वाला और बुद्धिमान ही नहीं है, बल्कि ये मेरी तरह जानवरों के दर्द को भी समझता है। सिपाहियों, उसे पिंजरे से बाहर निकालो और शेर की मरहम पट्टी करके उसे उसके जंगल वापस छोड़ दो। सिपाही ऐसा ही करते हैं। जैसे ही कुंदन को निकालकर राजकुमारी के पास लाते हैं, कुंदन राजकुमारी से एक सवाल करता है। राजकुमारी जी, ये शेर पालतू नहीं था, बल्कि जंगली था और इसे पहले से चोट लगी हुई थी। तो आपने ऐसा क्यों कहा कि ये पालतू है और आपने ऐसी शर्त क्यों रखी? वो इसलिए क्योंकि कुछ दिन पहले मैं शिकार के लिए जंगल गई थी। वहाँ मैंने देखा कि ये शेर घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। मैं इसकी देखरेख के लिए इसे महल में ले आई, लेकिन ये अपने परिवार से दूर होने की वजह से बहुत गुस्से में था। उसी वक्त मेरे पिताजी मुझसे विवाह करने की जिद कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ऐसी शर्त रखूं जिससे पिताजी भी शांत हो जाए और मुझे विवाह भी ना करना पड़े। मुझे लगा था कि कोई भी मेरी शर्त पूरी नहीं कर पाएगा, मगर आपने तो ये कमाल कर दिखाया। सही कहा राजकुमारी ने। अब उसका विवाह हम धूमधाम से आपसे कराएंगे। आप ही हमारे राज्य के नए महाराज हैं। ये सुनकर कुंदन बहुत खुश होता है, लेकिन फिर वो कुछ सोच विचार करके राजकुमारी से कहता है। लेकिन राजकुमारी, आप इस शर्त से बंधित नहीं हैं। अगर आपको मुझ जैसे गरीब से विवाह नहीं करना है, तो मैं आपके साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा। कुंदन की ये बात सुनकर राजकुमारी मुस्कुराते हुए कहती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे अपने पति में जो खूबियाँ चाहिए थी वो सब आप में है, इसलिए मैं आपसे खुद विवाह करना चाहती हूँ। फिर क्या था, राजकुमारी मैना का विवाह धूमधाम से कुंदन से हो जाता है। ये खबर सुनकर कुंदन का पुराना मालिक धम्मू सेठ का तो सिर ही चकरा जाता है और कुंदन के हीरालाल चाचा तो बड़े खुश होते हैं। कुंदन राज्य का नया राजकुमार बन जाता है और राजकुमारी के साथ मिलकर राज्य चलाने लगता है। उसे साधु की बात याद आती है और उसे सचमुच लगने लगता है कि वो बहुत तकदीर वाला है।